तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक में। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे IMED का लेसन 6 जिसका नाम है विभिन्न क्षेत्रों में प्रबंधन का स्थान, प्लेस ऑफ मैनेजमेंट इन डिफरेंट एरिया। ठीक, जगह जगह पर मतलब आपकी प्रबंधन का स्थान जो कि है क्या क्या होता है उसके बारे में जो कि आज हम डिटेल से जानेंगे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में जो कि हम आपका लेसन 6 पढ़ेंगे, ठीक है। और आप सभी लोगों को बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो जल्दी से जाकर आप लोग नोट्स ले लीजिए, व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने नोट्स बना लिए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और देखिए, आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या रहेगा, मानव संसाधन प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। मानव संसाधन प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इसी टॉपिक के बारे में जो कि हम पूरा चैप्टर जो कि आपका इसी टॉपिक के बारे में है, ठीक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मानव संसाधन प्रबंधन होता क्या है। देखिए, मानव संसाधन प्रबंधन से तात्पर्य यह है कि इसके अंतर्गत व्यक्ति एवं संगठन को लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। मतलब कि इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को या किसी संगठन को लाने का, अपने से जोड़ने का जो कि है कार्य किया जाता है। जिससे क्या होता है, जिससे कि वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। ठीक, किसी उद्योग में किसी उत्पादन का बृहद उत्पादन करने के लिए जो कि है आवश्यक कुशल एवं जो कि है दक्ष व्यक्तियों के आपके समूह का आपके सुगमतापूर्वक चयन करना ही मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत आता है। मतलब कि ऐसे व्यक्ति जो सही ढंग से काम करें और काफ़ी जो कि है क्या कुशल हों और दक्ष व्यक्ति हों, ऐसे व्यक्तियों का जो कि संगठन बनाया जाता है, इसी को हम जो कि है मानव संसाधन प्रबंधन कह सकते हैं। अब आती है अगले क्वेश्चन की बारी कि मानव संसाधन प्रबंधन के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। ठीक, मानव संसाधन प्रबंधन के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। देखिए, मानव संसाधन प्रबंधन बहुत व्यापक होता है। प्रत्येक संगठन में एक पूर्व निर्धारित होता है कि प्रत्येक प्रबंधन द्वारा प्रत्येक स्तर पर वांछित कार्य संपादित किया जा सकता है, ठीक, या किया जाता है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें संपूर्ण कार्य एक निश्चित क्रम में किया जाना आवश्यक होता है। मतलब कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें जो कि आपका पूरा काम है वो एक निश्चित क्रम में किया जाना जरूरी होता है, ठीक है। तीसरा आता है, यह मानव संसाधन आपका कार्यात्मक, ठीक, मानव संसाधन कार्यात्मक प्रबंधकों द्वारा संपन्न किया जाने वाला सतत प्रक्रिया है। चौथा आता है कि यह आपका समस्त प्रकार के संसाधन का उचित उपयोग करने में सहायता करती है। पांचवा आता है, यह व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर प्रबंधन किया जाता है जो आपके कर्मचारियों की कार्य क्षमता का विकास करने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक, इसके बाद छठवां आता है कि यह व्यक्तिगत लक्ष्यों तथा संगठनात्मक लक्ष्यों में आपका समन्वय, ठीक, समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। छठवां आपका इसके बाद सातवां आता है कि यह एक बहुमुखी गतिविधि है तथा आपका मनोवैज्ञानिक, सामाजिक विज्ञान एवं अर्थशास्त्र से प्राप्त ज्ञान का उपयोग करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, अर्थशास्त्र से प्राप्त ज्ञान का जो कि प्रयोग करते हैं। तीसरा आता है कि मानव शक्ति नियोजन को परिभाषित कीजिए। मानव शक्ति नियोजन को परिभाषित कीजिए। देखिए, एडमिन फिलिप्पो के अनुसार जो कि है मानव शक्ति नियोजन के अंतर्गत कार्यक्रम को संगठन के प्रबंधकों के जो कि है साथ संबंध निर्धारित करता है तथा आपका आवश्यक अधिशासन, ठीक, तथा आवश्यक अधिशासी प्रतिभा को प्रदान करने की योजना को जो कि है योग्यता को आंगन के रूप में जो कि है परिभाषित करता है। ठीक, तो ये आपका क्या है, मानव शक्ति नियोजन है। मानव शक्ति नियोजन के अंतर्गत निम्नलिखित जो कि है मूल तत्व आते हैं। कौन कौन से आते हैं, मानव शक्ति की जो कि है भविष्य की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान। ठीक, दूसरा आता है कि सुदृढ़ भर्ती एवं चयन प्रक्रिया को विकसित करना, मतलब कि नई भर्ती को जो कि विकसित करना, पैदा करना, ठीक है। आपका उपलब्ध मानव शक्ति का उचित उपयोग करना है, मतलब कि जितने आपके पास कर्मचारी हैं उनका सही उपयोग करना। मानव शक्ति की लागतों का नियंत्रण एवं आपका क्या पुनरीक्षण जो कि है करना, मतलब कि जो उसमें से आप अच्छे व्यक्तियों को छांटते भी जाएं और उन पर एक अपना अच्छा कंट्रोल भी प्राप्त करे रहें। ये है सभी क्या, मानव शक्ति नियोजन। ये क्या है, मानव शक्ति नियोजन। अब आता है चौथा क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछता है कि चौथा टॉपिक भी आप कह सकते हैं इसको, ठीक है, मानव शक्ति नियोजन के महत्व समझाइए। मतलब कि मानव शक्ति नियोजन की क्या क्या महत्वता है, ठीक, इसको हम समझाएंगे। मानव शक्ति नियोजन एक संगठन की दीर्घावधि में जो कि है मानव शक्ति की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान करता है। अर्थात यह कार्मिक नीति जो कि उचित प्रकार के
कार्य के लिए जो कि है उचित प्रकार के व्यक्ति के चयन का आधार मजबूत करती है। मतलब ये क्या करती है, आपके सही व्यक्ति को चुनना कि जो कि इससे सहायता मिलती है सही व्यक्ति को चुनने में। यह विशेष रूप से वर्तमान मानव शक्ति की आवश्यकताओं के पूर्णमान एवं वर्तमान शक्ति की भविष्य में रिक्तता मतलब कि खाली स्थान के मध्य आपका सामंजस्य स्थापित कर उनकी लागत को न्यूनतम करता है। तीसरा आता है, यह वर्तमान कर्मचारियों को प्रेरित करता है तथा संगठन में उनके विकास में विशेष रूप से सहायता प्रदान करता है। मानव शक्ति नियोजन वर्तमान कर्मचारियों के प्रशिक्षण को भी जो कि है की भी आवश्यकताओं को जो कि है पूरा करता है और उनके तकनीकी गुणों को जो कि है विकसित करता है। पांचवा आता है, यह आपका जो कामगारों के मध्य आपका प्रबंधन की प्रक्रिया के विकास में जो कि है सहायता प्रदान करता है। तो ये थी हमारी मानव शक्ति नियोजन। ठीक है, लास्ट पॉइंट हम इसमें क्या लिखेंगे कि मानव शक्ति नियोजन द्वारा संपूर्ण संगठन में मानव संसाधन प्रबंधन के विशेष विषय में जो कि है सामान्य जागरूकता प्रदान करता है। क्या करता है, सामान्य जागरूकता प्रदान करता है। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक आपका आता है क्या, पांचवा आपका टॉपिक आता है कि भर्ती एवं चयन को परिभाषित कीजिए। देखिए भर्ती क्या है, भर्ती मतलब कोई भी इंडस्ट्री आपकी नई बनी है, उसमें हमें कर्मचारियों की ज़रूरत है और हमने उसके लिए जो की है भर्ती कर्मचारियों की निकाल दी। चयन का मतलब होता है उन भर्ती जो आपने की है उनमें से कुछ लोगों को छांटना। भर्ती तो जैसे बहुत हो गई, लेकिन जो बड़े बड़े पद हैं आप उनमें से कुछ जो बहुत अच्छे लोग होंगे उनको दूंगी। ठीक है, तो इसलिए से उनमें से छांटने को हम कहेंगे चयन, और भर्ती मतलब किसी इंडस्ट्री में आपके एंट्री को हम क्या कहेंगे, भर्ती कहेंगे, जिसमें कर्मचारियों को जो कि लिया जाता है। भर्ती क्या है, देखिए कर्मचारियों की भर्ती का तात्पर्य उस व्यवस्था से है जो किसी उपक्रम या उद्योग या संस्थान में आवश्यकता कर्मचारियों का चुनाव करने के लिए जो कि है काम में लाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद व्यावसायिक उपक्रमों में आए दिन जो कि है विशेष प्रकार के कार्यों के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति के लिए बाहरी व्यक्तियों की भर्ती की जाती है। ठीक है, देखिए इंडस्ट्री में जो कि कई कामों की जो ज़रूरत होती है, इसके लिए क्या किया जाता है, बाहरी व्यक्तियों की भर्ती की जाती है। देखिए आपका एडनिन फ्लिप्पो के अनुसार जो कि क्या है, भर्ती का आशय भावी कर्मचारियों को जो कि है भावी कर्मचारियों की खोज तथा उपक्रम में काम करने के लिए आवेदन करते हुए प्रेरणा देना एवं आपका प्रोत्साहित करना है। अब चयन क्या होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। चयन कर्मचारियों का चयन करना आपका वास्तव में एक निर्णय संबंधी प्रक्रिया है। अतः इस संबंध में जो कि है निर्णय लेते समय अत्यंत सावधानी में से कार्य जो कि है करना चाहिए। चयन एवं आपका विभेदात्मक क्रिया कहीं जा सकती हैं। ठीक, देखिए जिसमें योग्य कर्मचारी मतलब कि जो उस काम के लायक हों उनको जो कि क्या कहते हैं, योग्य कर्मचारियों की तो जो कि नियुक्ति कर ली जाती है और कुछ कर्मचारियों को छोड़ दिया जाता है। देखिए चयन हमने आपको सीधा मतलब बता दिया, छांटना। ठीक, अच्छे कर्मचारी को जो कि हम ज़्यादा लेंगे और जो आपके कर्मचारी आलसी होंगे या किसी काम के जो कि नहीं होंगे या किसी काम के बारे में जानते नहीं होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो उनको जो कि हम हटा देंगे। ठीक, उनको क्या कर देते हैं हम, उन कर्मचारियों को छोड़ दिया जाता है। तो इसी को हम कहते हैं क्या, चयन करना, मतलब कि आपका छांटना। इसके बाद देखिए डेल योडर के अनुसार जो कि चयन वह प्रक्रिया है जिसमें नियुक्ति के इच्छुक आपका प्रत्याशियों को दो वर्गों में जो कि यह बांटा जाता है। पहला आपका होता है वर्ग वे प्रत्याशी जिन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए या जाता है, तथा वे प्रत्याशी जिन्हें आपका अस्वीकृत किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके बाद हमारा छठवां टॉपिक आता है क्या, चयन प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन कीजिए। मतलब कि चयन प्रक्रिया जो आपकी होती है, किसी को भी चयन प्रक्रिया मतलब कि चुनने की प्रक्रिया, ठीक है, तो वो प्रक्रिया आपकी कैसे होती है, हमने इसको एक जो कि ब्लॉग द्वारा जो कि बताया गया है आपको। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जैसी आपकी प्रक्रिया होती है ऊपर से लेकर नीचे की ओर, उसी क्रम में हम जो की है सभी नामों को लिखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है, चयन प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होता है, नियुक्ति के पद का विज्ञापन। हम क्या करते हैं, अगर कोई हमको इंडस्ट्री वगैरह खोलनी है तो उसमें भर्ती के लिए हम क्या कर देते हैं, विज्ञापन निकाल देते हैं। विज्ञापन हम जो कि निकाल देते हैं अखबारों में। सबसे पहले क्या करेंगे, नियुक्ति के पद का विज्ञापन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नियुक्ति करने के लिए पदों का विज्ञापन निकाल देंगे अखबार में।
उसके बाद प्रत्याशी द्वारा आवेदन करना, मतलब कि जिस कर्मचारी को नौकरी लेना है वो अपना आवेदन करेगा। इसके बाद क्या होगा, दूसरा स्टेप, आवेदन पत्रों की प्राप्ति। हम क्या करेंगे, सभी आवेदन जितने पत्र आपके हैं उन सभी को प्राप्त करेंगे, उनको देखेंगे कि कौन कितना जो कि पढ़ा लिखा है। आवेदन पत्रों की छटनी, जिसको हम स्क्रूटनी भी कहते हैं, प्रथम साक्षात्कार। मतलब क्या होता है, आपके जितने भी आवेदन हुए हैं उसमें से हम क्या करेंगे, छांटेंगे, छटनी होगी उसमें से, स्क्रूटनी। ठीक है। इसके बाद देखिए, आपत्तिजनक तथा अवांछित आवेदन। जो आपके आपत्तिजनक तथा आपका अवांछित आवेदन होते हैं उसको हम इस ब्लॉक में भेज देते हैं। मतलब कौन से, अस्वीकृत आवेदन का डिब्बा, मतलब कि फाइल। जो आपके फाइल मतलब कि आपने अलग हटा दी, जिनको आपने, आप समझे, जिन लोगों को आपने फेल कर दिया है उसको हम इस डिब्बे में भेज देंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, आपका आपत्तिजनक तथा अवांछित आवेदन वो यहाँ चले आएंगे आपके। इसके बाद आएंगे आपके प्राथमिक साक्षरता, मतलब कि जो आपका फर्स्ट होगा। इसके बाद आता है आपका ग्रुप डिसीजन, आपका अस्वीकृत कर दिया गया तो आपका यहाँ पर चला आएगा। इसके बाद आती है आपकी लिखित परीक्षा। हम क्या करते हैं, इसके बाद लिखित परीक्षा करते हैं। ठीक, जो असफल हो जाते हैं उनको यहाँ पर भेज देते हैं, और जो सफल हो जाते हैं उनको हम पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं। मतलब कि इनका कोई पुराना इतिहास, ठीक, ये कोई आपके जुर्म तो नहीं किया है इन लोगों ने, पूर्व इतिहास की आपकी छानबीन होती है, पुलिस वेरिफिकेशन। इसके बाद जो इसमें असफल हो जाते हैं, जिनके ऊपर मुकदमे वगैरह निकलते हैं, जो असफल अभ्यर्थी होते हैं उनको हम इस डिब्बे में भेज देते हैं। कौन सा डिब्बा है ये, अस्वीकृत आवेदन का डिब्बा। ठीक है, यहाँ पर हम जो कि इसको भेज देते हैं उसको मतलब रिजेक्ट करते जाते हैं, ये आप सोच लें, यहाँ पर रिजेक्ट होंगे। ठीक है, असफल अभ्यर्थी यहाँ चले गए। इसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन के बाद होगा मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में जो पास हो जाएगा वो आगे बढ़ेगा, और जो फेल हो जाएगा वो यहाँ पर चला जाएगा, अस्वीकृत। ठीक है, अंतिम चरण क्या है, अंतिम चरण के बाद आपका जो किया था नियुक्ति पत्र। ठीक, अंतिम चरण जो आपका मेडिकल टेस्ट और आपका पुलिस वेरिफिकेशन, लिखित परीक्षा, ये सभी निकाल लेता है, उसका क्या हो जाता है, नियुक्ति पत्र, मतलब कि ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। ज्वाइनिंग लेटर, जिनकी ज्वाइनिंग नहीं होती वो यहाँ पर चली जाती है, और जिनकी ज्वाइनिंग हो जाती है वो यहाँ पर आ जाते हैं अंतिम नियुक्ति अभ्यर्थी। अंतिम नियुक्त अभ्यर्थी मतलब कि जो ज्वाइन हो चुके हैं आपके, वो यहाँ पर आ जाएंगे आपके। अब इसके बाद देखिए, अगला टॉपिक हमारा आता है भर्ती तथा चयन में अंतर। मतलब कि भर्ती करना और चयन करने में क्या अंतर होता है, जी सबसे पहले हम जानते हैं। अर्थ, सबसे पहले डिफरेंस क्या है, अर्थ का है। सबसे पहले भर्ती का अर्थ क्या होता है, भर्ती का आशय भावी कर्मचारियों की खोज करने तथा उनके संसाधन में आवेदन करने के लिए प्रेरित करने से है। ठीक, लेकिन चयन का अर्थ क्या होता है, चयन से आशय, ठीक, चयन से आशय उन प्रत्याशियों में से आपका श्रेष्ठतम, मतलब कि सबसे अच्छा प्रत्याशी के चयन करना, मतलब कि चुनाव करना होता है, जिन्हें संस्था में नौकरी के लिए जो कि है आवेदन किया है। ठीक, मतलब कि इसमें नौकरी में आवेदन करना आता है, और नौकरी की आवेदन करने के बाद उसमें से अच्छे कर्मचारियों को चुनना कहलाता है आपका चयन। ठीक है, अब उद्देश्य के बारे में पढ़ते हैं। उद्देश्य क्या है, भर्ती का अर्थ है, भर्ती का उद्देश्य अधिक से अधिक प्रत्याशियों को संस्था में आवेदन करने के लिए आकर्षित करना होता है। वहीं अगर हम चयन का समझें तो चयन का उद्देश्य आवेदन करने वाले प्रत्याशियों में सबसे श्रेष्ठ प्रत्याशी का जो कि है चयन करना होता है। देखिए, अगर आपने यहाँ तक वीडियो लेक्चर अच्छे से देखा है तो आपको भर्ती और चयन, इन दोनों के बीच डिफरेंस याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि चयन करना क्या होता है और भर्ती करना क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है अगला हमारा जो अंतर है वो है संख्या के बीच में। ठीक है, भर्ती में प्रत्याशी की, ठीक, संख्या पर जो कि है कोई प्रतिबंध नहीं रखा जाता है, जबकि चयन के अंतर्गत पूर्व निर्धारित संस्था के आपका अंतर्गत ही प्रत्याशी का चयन किया जाता है। चौथा आता है कि क्रम, तो पहले भर्ती की जाती है, अर्थात भर्ती के बिना चयन संभव नहीं है। देखिए, जब तक आप भर्ती नहीं करेंगे तो चुनाव कैसे करेंगे, उनमें से अच्छा प्रत्याशी कैसे चुनेंगे। सबसे पहले हमारी भर्ती होती है, उसके बाद अच्छे प्रत्याशी उसमें से चुने जाते हैं। ठीक, भर्ती के पश्चात ही चयन किया जाता है। प्रकृति, भर्ती की प्रक्रिया जो कि धनात्मक होती है, जबकि चयन की प्रक्रिया कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। अब इसके बाद अगला आता है हमारा कि बात देखिए, हमारा आता है निष्पादन आगन्य। देखिए, परफॉर्मेंस रेटिंग और आपका परफॉर्मेंस, ठीक, परफॉर्मेंस रेटिंग का जो कि अर्थ क्या होता है, संस्था में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कार्य के प्रति व्यक्ति का जो कि है रवैया या उसका रुझाव तथा व्यवहार और विचार के अभिलेखों, ठीक, अभिलेखों को क्या कहते हैं, अभिलेखों को जो कि है रखने हेतु तथा इन अभिलेखों का किसी विशेषज्ञ द्वारा निष्पक्ष
मूल्यांकन करने की प्रक्रिया ही आपका निष्पादन आगन्य कहलाती है। ठीक है, इसके बाद कर्मचारियों के परफॉर्मेंस की रेटिंग के द्वारा किए जाने वाले कार्य के मानकों से ही जो कि है की जाती है तथा प्रबंधकों द्वारा प्रभावी आगन्य के हेतु प्रत्येक पहले से ही आपका कार्य माननीय मानकों द्वारा जो कि है निर्धारित कर दिया जाता है, जो कि यह प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार जो कि है कर्मचारी अपने कार्य की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। अब इसके बाद आता है निष्पादन के आगमन का महत्व। ठीक, निष्पादन के जो कि आगमन का महत्व क्या क्या होता है। निष्पादन आगमन द्वारा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने का निर्णय लेने में बहुत सहायता मिलती है। मतलब कि आपका निष्पादन के आगमन मतलब इसका सीधा सा मतलब है कि आपका व्यक्ति का काम में कितना मन है। ठीक, उसके द्वारा ही जो कि है आपकी कर्मचारियों की जो कि आप वेतन बढ़ाएंगे। आप खुद देखिए अगर कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करता है तो हम उसका क्या कहते हैं, पर आपका इसका प्रमोशन कर देते हैं। प्रमोशन मतलब इसकी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा देते हैं और जिम्मेदारी भी बढ़ा देते हैं, वही चीज़ है ये। ठीक है, कर्मचारियों का लगातार मूल्यांकन करके उसके कार्य की गुणवत्ता में जो कि उन्नति करने की सहायता मिलती है। इसके बाद आता है आपका तीसरा कि निष्पादन आगन्य उन समस्त सुविधाओं को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है जो एक कर्मचारियों को प्रबंध द्वारा दी जाती है, प्रबंधन द्वारा जो कि दी जाती है आपकी इंडस्ट्री द्वारा। ठीक है, चौथा आता है कि यह आपका नियोक्ता एक कर्मचारियों के मध्य संवादहीनता हेतु पर्याप्त सुविधा देने के लिए तुर्की तैयार रहता है। इसके बाद पांचवा आता है कि निष्पादन आगमन के आधार पर ही आपका पदोन्नति, ठीक मतलब कि प्रमोशन प्रदान किया जाता है। देखिए, ठीक, आपका काम में कितना मन है, कितने अच्छे से आप काम करते हैं, उसी के आधार पर जो कि आपका प्रमोशन होता है। छठवां आपका है कि ये कर्मचारियों के प्रति क्षण आवश्यकताओं के जो कि है निष्पादन के द्वारा चिन्हित किया जा सकता है। तो ये था आपका क्या, निष्पादन। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है आपका निष्पादन आगमन जो कि है कि विधि क्या क्या होती है इसकी। कर्मचारियों के निष्पादन आगमन की निम्नलिखित जो कि है विधि होती हैं। पहली होती है व्यक्तिगत मूल्यांकन विधि। यह विधि 4 आधार पर जो की जाती है। पहली गोपनीय प्रतिवेदन, सूक्ष्म घटना, ठीक, जांच सूची और चुनाव करा के भी जो कि हम इसका कर सकते हैं। दूसरा आता है आपका बहुव्यक्ति मूल्यांकन विधि। यह 3 चरणों में संपन्न होती है। पहली आपकी श्रेणी वृद्ध करना, ठीक, दूसरी होती है आपका युग्मित तुलना करना, तीसरा होता है अनिवार्य या आपका वाद्य वितरण। इसके बाद आता है तीसरा अन्य विधियां। तो समूह आपका आगमन आपका निर्धारण केंद्र और क्षेत्र पुनरावलोकन। ठीक है, तो इसके बाद आपका आता है क्या, इसके बाद हम लिखेंगे सामग्री प्रबंधन क्या होता है, मतलब कि मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए, सामग्री प्रबंधन या मटेरियल मैनेजमेंट को कई प्रकार से जो कि है परिभाषित किया जाता है। कई प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम परिभाषित कर सकते हैं कई प्रकार से। पर्याप्त आपका देखिए पदार्थ प्रबंधन या आपका सामग्री प्रबंधन की प्रक्रिया का वह पहलू है जिसके अंतिम जो कि है वांछित पदार्थ को प्राप्त करना या उसका नियंत्रण एवं उपयोग आपका उत्पादन प्रक्रमों के लिए पदार्थ की पूर्ति कराने के साथ साथ उन सेवाओं भी जो कि है सम्मिलित होती हैं। ठीक है, पदार्थ प्रबंधन आपका देखिए पदार्थ एवं सामग्री की आवश्यकताओं से जुड़ी सभी गतिविधियां, ठीक, के आपकी नियोजन आपके निर्देशन नियंत्रण के आपका समन्वय की एक प्रक्रिया है। यह पदार्थ की मात्रा गुणवत्ता जानने में से शुरू होती है तथा ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप एवं न्यूनतम दाम पर जो कि है उपलब्ध सामग्री से उत्पादक के लिए जो कि है उसके प्रवाह पर सामग्री होती है। तो ठीक, इसके बाद देखिए पदार्थ प्रबंधन एक पद मतलब कि टर्म है जो पदार्थ प्रवाह के पूर्व चक्र से जुड़ी प्रबंधन गतिविधियों की विस्तृत व्याख्या है। अर्थात ये गतिविधियां उत्पादन हेतु पदार्थ के क्रय करने जो कि है आपका अंतर्गत नियंत्रण करने तथा जब उत्पादन कार्य आपका प्रगति पर हो तो पदार्थ की विवरण करने तक जो कि है हो सकती है। पदार्थ प्रबंधन का कार्य क्या होता है, देखिए सामग्रियों का नियोजन जो कि है बजट के अनुसार सामग्रियों को खरीदना। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका आता है इसके कार्य क्या क्या है, सामग्रियों की आपूर्ति कराना, ठीक, माल को प्राप्त कराना, आपके निरीक्षण करना तथा सामग्री को गोदाम में व्यवस्थित रखना, भंडारण तथा भंडार प्रशासन,
ठीक, सामग्री नियंत्रण, सामग्री हस्तांतरण अर्थात माल का परिवहन करना, परिवहन कार्य रेल जहाज आदि द्वारा, ठीक, पैकिंग करना, डिस्पैचिंग करना, ठीक, और आपका निष्प्रयोज्य सामग्री का जो कि आपका निस्तारण करना, ठीक, जो आपकी जो किसी काम की सामग्री नहीं है उसको जो कि हटाना। सामग्री प्रबंधन के प्रमुख जो कि है मुख्य उद्देश्य, सामग्री प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य मतलब कि इसके उद्देश्य क्या क्या है मुख्य आपके, देखिए पहला है आपका इसका उद्देश्य क्या है, पदार्थ प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य पदार्थ की लागत को शून्य आपका न्यूनतम करता है, वांछित गुणवत्ता का पदार्थ प्राप्त करना तथा आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराना, पदार्थ की अच्छी दशाएं एवं आपके सुरक्षित प्राप्त एवं नियंत्रण, उचित एवं आपका सक्षम अधिकारी की सदी पर जो कि पदार्थ की जारी करना, ठीक, इसके बाद आवश्यकताओं से अधिक स्टॉक की पहचान करना तथा उसे कम करने में उपाय करना, ठीक, भंडार से जुड़ी आपका निवेश को कम करने और उसे अन्य उपयोग कार्य करने में जो कि खर्च करने में जो कि किस प्रकार से जो कि हम उसका उद्देश्य आता है। इसके बाद आपका आखिरी आता है क्या, बाजार में होने वाले परिवर्तनों तथा उन्हें प्रभावी करने वाले कारकों की सूचनी जो कि है कंपनी में अधिकारियों को तुरंत देना। तो ये सभी जो कि है इसके सारे उद्देश्य हैं, आप सभी पढ़ सकते हैं। जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं तो वो सभी लोग पढ़ सकते हैं, और जो लोग नोट्स बना रहे हैं तो वो भी वीडियो को देख कर जो कि है नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, हम आपसे देखिए शुरू से ही कहते चले आए कि नोट्स सभी लोग बनाते हुए चले। जो लोग नोट्स बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों ने नोट्स नहीं बनाए तो अभी भी काफ़ी टाइम है, आप लोग नोट्स जो कि है परचेज कर लें। आप लोगों को एग्जाम में काफ़ी आसानी जो कि है नोट्स से मिलेगी। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक हमारा आता है सामग्री नियंत्रण की ABC जो कि है आपका विश्लेषण तकनीकी समझाइए। आपकी सामग्री नियंत्रण करने की ABC विश्लेषण तकनीक क्या होती है, इसको जो कि हम समझे सभी लोग उसको जो कि ध्यान से पढ़ें बिल्कुल, कि किसी उद्योग के आकार में जैसे जैसे विस्तार होता जाता है वैसे वैसे उसका कार्य क्षेत्र भी विस्तृत होता जाता है, मतलब कि काम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उस कार्य क्षेत्र भी विस्तृत होता जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप खरीदे जाने वाली वस्तुओं से भी वृद्धि होती जाती है। ऐसी परिस्थिति में सभी आवश्यकता वस्तु को एक साथ एक ही समय पर भारी मात्रा में खरीदने के कारण धन जो कि है अनावश्यक रूप से ब्लॉक या रुक जाता है। मतलब कि किसी भी चीज़ की जो कि आपको उसको बनाएंगे तो उसको आपको धन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा आपका। ठीक, उस चीज़ को बनाने में जितना समय लगेगा तो उतने दिन आपका धन जो कि है रुका रहेगा, जब तक उसका जो कि ये सही उपयोग ना हो जाए। मतलब कि कोई भी चीज़ आपने बना ली, उसको बनाने में पैसा लगा दिया, अब आपका धन जब तक वापस नहीं आएगा जब तक वह चीज़ बिक ना जाए। ठीक है, अतः सामग्री नियंत्रण के लिए ABC विश्लेषण तकनीकी के द्वारा उद्योग में प्रयोग में लाई जाने वाली सभी वस्तुओं को उनके क्रय मूल्य तथा महत्व के आधार पर पृथक करने में बहुत जो कि है सहायता मिलती है। यह तकनीकी यह भी स्पष्ट करती है कि आपका अमुक वस्तु कितनी जो कि है मूल्यवान है और किस हद तक जो कि है औद्योगिक संगठन में हित में जो कि है नियंत्रण या एकत्रित की जा सकती है। अब इसमें हम जो कि हमने वर्गों में बांट दिया, कैटेगरी हमने इसको दे दी। ठीक है, कैटेगरी में बांटा है, यहाँ पर मूल्य आपके ये है कॉस्ट और ये है आपकी क्वांटिटी। ठीक, आपकी उच्च मूल्य वाली वस्तु या नग को हम इंग्लिश में कहते हैं क्या, आइटम, ITEM, नग को हम इंग्लिश में कहेंगे क्या, आइटम। मतलब कि एक आइटम, दो आइटम, जितने भी आइटम जो कि आप रखे जाए अपनी इंडस्ट्री में। ठीक है, मूल्य आपका उच्च मूल्य वाली वस्तु। ठीक, इसकी कॉस्ट होती है 70% और इसकी क्वांटिटी होगी कितनी, 10%। मध्यम मूल्य वाली वस्तु मतलब कि बीच के मीडियम प्राइस वाली वस्तु, इसकी कॉस्ट होगी 20%, क्वांटिटी होगी 20%। निम्न मूल्य वाली वस्तु की आपकी कॉस्ट होगी 10% और इसकी क्वांटिटी कितनी होगी आपकी, इसकी क्वांटिटी होगी 70%। अब आती है हमारी ए नग, मतलब कि ए आइटम। देखिए खरीदी जाने वाली संपूर्ण सामग्री में ए वर्ग के अंतर्गत उन नगों को या आइटम की संख्या बहुत कम, लगभग 10% ही होती है, परंतु इसकी अधिक कीमत होने के कारण ये कंपनी के कुल खर्चों का बहुत बड़ा लाभ जो कि है प्रदर्शित करती है। ठीक, प्रदर्शित करती है। इन नगों को या इन आइटम को कड़े नियंत्रण में आपका यथार्थ एवं सावधानी से
बनाए गए लेख मतलब कि अकाउंट, ठीक, सावधानी पूर्वक हस्तांतरण, भंडारण आदि की व्यवस्था जो की है आवश्यकता जरूरत होती है। ए वर्ग में मतलब कि ए वर्ग मतलब कि ए आइटम के नगों के निम्न नगों के लिए जो कि है अधिकतम तथा न्यूनतम सीमा एवं आपका पुनर्देश बिंदु आपके सुनिश्चित किए जाना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि निश्चित समय के अंदर इस महंगे नगों को जो कि है आपका सुविधापूर्वक पुनः खरीदा जा सकता है। ठीक, पुनः जो कि खरीदा जा सकता है मतलब कि अगर आप कोई भी आइटम बना रहे हैं, अगर आप उसकी जो कि क्वालिटी अगर अच्छी कर देंगे तो उसकी जो कि कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। किसी भी चीज़ की अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो वो पैसे उसके बढ़ जाएंगे, तो उस कौन सी कैटेगरी में आएंगी, ए आइटम में। अगर जो आपका ए आइटम है तो उसको क्या करना चाहिए हमको, उसके जो कि आपके पॉइंट हैं कि यहाँ पर हमारे ये आइटम बिकेगा या ऑर्डर से बनवाएं, तो सबसे बढ़िया आइडिया। ठीक है, बी आता है बी आइटम, या हम इसको कह सकते हैं क्या, बी नग। इसके अंतर्गत मध्यम स्तर की वस्तु आती हैं, इसके अंतर्गत क्या आती हैं, मध्यम स्तर की वस्तु आती हैं तथा इसके लिए ए नग की भांति विस्तृत एवं कड़े नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी इन्हें सी नगों की अपेक्षा अधिक सावधानी एवं नियंत्रण की आवश्यकता होती है। ये मात्रा में लगभग 20% होते हैं तथा इनके जो कि है लागत कुल खर्च की लगभग 20% ही होती है। सी आइटम, अब हम आएंगे सी आइटम पर। तो देखिए सी आइटम, इसके अंतर्गत निम्न स्तर की वस्तुएं आती हैं तथा इसके भंडारण एवं नियंत्रण में सामान्य आपकी सावधानियां ही बरतनी होती है। इन नगों की कुल मात्रा लगभग 70% होती है तथा नगों की लागत कुल लागत का जो कि है लगभग 10% ही होती है। अब इसके बाद देखिए इसका आप ग्राफ जो कि इस तरह से बना सकते हैं कि नगों की प्रतिशत, यहाँ पर क्या लिखी है, नगों की प्रतिशत, ये 10%, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 लिखे हुए, ये परसेंटेज आपकी 20%, 70%, 10%। ठीक है, इस तरह से जो कि आप इसका डायग्राम बनाते हैं। ये आपकी कॉस्ट है ऊपर की साइड, ठीक है, ये आपकी नगों की संख्या मतलब कि आइटम की प्रतिशत, नगों की प्रतिशत, इस तरह से जो कि आप इसका डायग्राम बना देंगे। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा EOQ, इकोनॉमिकल ऑर्डर, आपकी क्वांटिटी, आपका मितव्ययी आदेश मात्रा, मितव्ययी आदेश मात्रा। ठीक है, तो ये जो कि है हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो कि हमने यहाँ तक आइटम तक जो कि नगों तक पढ़ लिया, अच्छे से इसको समझ लिया। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक नोट्स परचेज नहीं किए तो जल्दी से जाकर आप लोग नोट्स ले लें। 1 तारीख को आपको सभी सब्जेक्ट की जो कि क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, समय से पहले आपका कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा और साथ ही स्पेशल क्लास लगाकर आपका रिवीजन भी करवा दिया जाएगा। तो बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हो। ठीक है, तो चलिए नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।